हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस लास्ट मिनट रिवीजन। इसमें हम सभी चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, चाहे वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो, आवर इन्वायरमेंट हो, सभी चैप्टर्स को आज हम रिवाइज करेंगे। एग्जाम से पहले इसे ध्यान से देख लेना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट रिविजन हो जाएगा एक बार। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के एग्जाम के लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली टिप है ये है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आने वाला है। पेपर बहुत ही ईजी होगा, वहीं से आएगा जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो, आप सफिशिएंट रहो कि आपने जो पढ़ा है उसी में से ही पेपर आएगा। और उसी के साथ में आप ही स्कोर करने वाले हो 40 आउट ऑफ 40, ये मान लो, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है उसी से आने वाला और पेपर आप अच्छे से कर सकते हो। और जो सेकंड जो टिप है वो ये है कि आप लोगों को जो यूनिट्स है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे कि अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, एम्पियर में दिया हुआ है, जो भी है आप लोगों की ऐसी यूनिट्स हैं उनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो गलती होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं कि हम यूनिट्स गलत लिख लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट जरूर से याद रखना कि यूनिट्स को ध्यान से देखना है। फिर इसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो यार उसके अंदर और वाला पार्ट जरूर से देखना, क्योंकि अगर मान लो कि दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर अगर और वाला पार्ट है तो एक नहीं आ रहा तो उसके नीचे वाला क्वेश्चन आसान होता है, तो उसी के ऊपर स्टिक मत रहना, दोनों क्वेश्चंस को देखना। और उसी के साथ में अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया, 2 से 3 मिनट हो गए, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, वो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को लेकर के पैनिक मत हो जाना कि मेरे को पेपर में कुछ नहीं आ रहा। आगे की तरफ चलो, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको आते हैं। और फिर इसके बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसर को बॉक्स में जरूर से बंद करना है, इससे एक अच्छी प्रेजेंटेशन टिप जाती है। ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये कुछ टिप्स है जो कि आपको एग्जाम में रखने, और बिल्कुल भी पैनिक मत हो, आराम से अच्छे से रिवाइज कर लो इसे। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, आपने जो पढ़ रखा है उसी में से आएगा पेपर। तो फिर देखिए, अब सबसे फर्स्ट आते हुए आते कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कार्बन मैक्सिमम जो मैनी कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी सारे क्यों बनाता है। इसके पीछे की 2 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी है वो है इसकी कैटिनेशन, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी अदर एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ में बस 3 ही बॉन्ड बना सकता है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है यहाँ पर कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। और के शेल के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल जो शेल रहता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इसमें जो कार्बन है, कार्बन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है और 14th ग्रुप को बिलोंग करता है। ये आपको बातें याद रखनी है, बेसिक है जो कि आपको सबको याद है। अब इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर की हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होती हैं, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों होते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और इनका जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है एल्केन्स होती हैं, और इनका जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है CnH2n+2। फिर इसी तरीके से अनसैचुरेटेड वो रहते हैं जिसके पास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको कहते हैं एल्काइन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n, और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। देन फिर इसके बाद में आती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कुछ भी नहीं होती, जैसे कि AP होती है वैसे ही होती है। इसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट जो मेंबर आने वाला है वो क्या डिफर करते हैं, बस CH2 से डिफरेंट करता है। कि मतलब अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर जो आगे आने वाला मेंबर है वो क्या होगा, बस CH2 से डिफर करेगा। तो ये जो सीरीज होती है इसको कहते हैं हम होमोलोगस सीरीज। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर CH3 है, CH2 इसमें ऐड करा तो ये C2H6 बन गया, फिर इसके अंदर ये ऐड करा तो ये है एक होमोलोगस सीरीज। अब आप लोग बताइए कि किसकी होमोलोगस सीरीज है? ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, या फिर एल्कीन की है, या फिर एल्काइन की? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ में आप सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को है ना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे और उनका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आप लोग शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ में। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है IUPAC नेम। अब देखिए IUPAC नेम के लिए आपको बस बेसिक से याद रखो, इसमें ज्यादा कुछ भी डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आ जाए तो हम इसे कर लेंगे। अब जैसे कि प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स उनके लिए लगाया जाएगा जहां पर क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा। क्लोरीन के लिए क्लोरो लगाएंगे, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लगाएंगे, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगाएंगे। और अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए मिथ लगता है, 2 कार्बन के लिए
इथ लगता है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप लगता है। और अगर सफिक्स की बात करें तो यहाँ पर एल्केन एल्काइन के लिए सभी के लिए अलग अलग होता है। अगर एल्केन है, एल्केन मतलब ये है कि उसमें बस सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसमें लगा देंगे लास्ट में ANE। जैसे कि अगर मान लो कि एक कार्बन है और यहाँ पर वो एल्केन है, तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो वर्ड रूट तो हो गया मिथ, तो ये हो गया मिथ, और फिर इसके बाद में ये सफिक्स क्या है वो है एन, तो ये लगा दिया यहाँ पर एन। लेकिन वहीं पर अगर 2 कार्बन हो जाते हैं और यहाँ पर इसके अंदर 2 कार्बन हो जाते हैं तो 2 कार्बन के लिए लगा देंगे इथ, और ये क्या है, ये है एल्कीन, तो यहाँ पर लगा देंगे इथाइन, तो इथाइन हो गया इसका नाम। तो इसी तरीके से आपको नाम करने। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप वो एलिमेंट्स होते हैं या फिर वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है जो कि डिटरमाइन करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, कि उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो डिटरमाइन करता है फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप 4 हैं, आपको याद रखने। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल में OH आता है जिसको कि ओल से इसके लिए सफिक्स रहेगा। फिर एल्डिहाइड का जो होता है वो होता है CHO, और फिर कीटोन का जो होता है वो होता है CO, और इनका जो सफिक्स है जैसे कि एल्डिहाइड के लिए AL यूज में लिया जाता है, कीटोन के लिए ONE यूज में लिया जाता है, 1 यूज में लिया जाएगा 1, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स काम में लिया जाता है वो लिया जाता है ओइक एसिड। देन फिर इसके बाद में आता है भैया डायमंड और ग्रेफाइट। अब देखिए डायमंड और जो ग्रेफाइट है इनके बीच का डिफरेंस ही मैंने करवा दे कि आप दोनों को एक साथ ही याद हो जाएगा। अब सबसे फर्स्ट होता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डायमंड में जो हर कार्बन एटम होता है वो 4 कार्बन के साथ में बॉन्डेड होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है 3D स्ट्रक्चर होता है। और अगर बात करें वहीं पर ग्रेफाइट की, तो जो ग्रेफाइट होता है इसके अंदर जो हर एक कार्बन होता है वो 3 कार्बन के साथ में बॉन्डेड होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेक्सागोनल एरे रहता है। फिर इसके बाद में जो डायमंड है वो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर, और अगर वहीं पर ही ग्रेफाइट बात करें तो ग्रेफाइट एक स्मूथ और स्लिपरी सब्सटेंस है। और अगर बात करें डायमंड की इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की, तो जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वहीं पर ही जो ग्रेफाइट है वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट कंपाउंड आता है वो आता है फिल्ड्रिन। फिल्ड्रिन के लिए बस आपको इतना से याद रखना है कि जो फिल्ड्रिन की शेप होती है वो होती है फुटबॉल शेप होती है। देन फिर आता है हमारे पास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इसके अंदर मैंने 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं। जैसे कि अब डोबर्नियर ट्रेड्स है, तो डोबर्नियर ट्रेड्स के बारे में 1 पॉइंट है और इसके बारे में आपको बस पढ़ना है, इसकी लिमिट्स देखनी है और इसके बाद में इसके कुछ भी नहीं देखना। अब अगर बात करें ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रेड्स इन्होंने बोला था कि जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स है उसको इन्होंने ट्रेड्स नाम दिया था, इनकी मर्जी थी, इन्होंने ट्रेड्स नाम दे दिया। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि दीज एलिमेंट्स इन अ ट्रेड्स रिटर्न इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इनका मानना ये था कि यहाँ पर जो मिडिल वाला है वो क्या होगा कि एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स होगा। जैसे कि अगर लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, तो अगर हम एटॉमिक मास लिथियम का और पोटेशियम का एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर एटॉमिक मास आना चाहिए सोडियम का। ये इनका कंसेप्ट था। फिर इसके बाद में इनकी लिमिटेशंस क्या थी, इनकी लिमिटेशन ये थी कि सभी एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज नहीं करा जा सकता, बस 3 ही ट्रेड्स हुए थे इसमें, इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। देन फिर इसके बाद में आते हैं न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। तो इन न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग क्या था कि जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर, तो इनको ये पता लगा कि जो 8th नंबर का एलिमेंट है वो क्या है कि उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ में प्रॉपर्टीज मैच खाती है। तो इन्होंने इसको फिर कंपेयर करा किसके साथ में, जो म्यूजिकल नोट्स होती हैं जो कि म्यूजिक में होती हैं उनसे कंपेयर करा और उनको कहते हैं ऑक्टेव्स। तो फिर यहां से इन्होंने नया लॉ दिया, वो दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आपको इसमें बस इतनी सी बात याद रखनी है कि इनके अकॉर्डिंग जब इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जब अरेंज किया तो इनको ये पता लगा कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी सेम है। और यहाँ पर इसको कंपेयर करें इन्होंने 8 जो म्यूजिकल नोट्स हैं ऑक्टेव्स हैं, तो उनसे यहाँ पर इसका नाम पड़ गया, वो पड़ गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। और ये स्टार्ट हुई थी वो हुई थी हाइड्रोजन से, और जो एंड हुई थी ये हुई थी थोरियम के ऊपर। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये एप्लीकेबल थी बस कैल्शियम तक, फिर उसके बाद में आगे एप्लीकेबल नहीं थी। और जो सेकंड है वो ये है कि इट कंटेन ओनली 56 एलिमेंट्स, इसमें बस 56 एलिमेंट्स थे। और यहाँ पर ही अरेंज्ड 2 एलिमेंट्स इन सेम कॉलम एज द फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैज अ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि 2 जो एलिमेंट्स थे जिनकी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनको भी इन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया था, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। देन फिर इसके बाद में आते हैं भैया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो कि यहाँ पर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग जो बात थी वो लॉ इनका याद होना चाहिए और इसकी लिमिटेशंस और मेरिट याद होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में
जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको कहा गया ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको कहा गया पीरियड। ये तो है इसके अंदर एक नई बात जो कि ऐड हुई है कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। अब उसके बाद में लॉ क्या होता है, अब लॉ क्या था इसका, लॉ ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस, कि मतलब पीरियोडिक फंक्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर एटॉमिक मास का। बस इन्होंने गलती यहाँ पर कर दी, मास का एटॉमिक फंक्शन बना दिया जिस वजह से ये नहीं हो पाया। अब इसकी क्या क्या अच्छी बातें थी, इसकी अच्छी बातें भी याद रखनी है और बुरी बातें भी याद रखनी है। अब अच्छी बातों में सबसे पहली बात आती है कि इन्होंने स्पेस छोड़ दिया था जो कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उनके लिए, कि इनकी पीरियोडिक टेबल में जगह बना दी थी कि हाँ अगर कोई आगे डिस्कवर होगा तो उसके लिए जगह है। फिर इसके बाद में इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि डिस्कवरी ऑफ ईका बोरोन हो सकता है आगे फ्यूचर में, कि ईका बोरोन हो, ईका एल्यूमिनियम हो और ईका सिलिकॉन हो, इन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। और इनके जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी खास बात ये थी कि अगर उसमें नोबल गैस को इंसर्ट करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो यहां पर आसानी से प्लेस करी जा सकती है विदाउट चेंजिंग एनी ऑर्डर। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसके लिमिटेशन ये थे कि इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी, और जो सेकंड था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स डिफाइन नहीं थी। तो ये दो इसके मेजर ड्रॉबैक थे जिस वजह से इसको डिस्कार्ड करा गया। फिर इसके बाद में यहां पर आती है नेक्स्ट जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। अब इसका लॉ क्या है, इसका लॉ ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। फिर इसके बाद में पीरियड नंबर को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि एग्जाम में या तो पीरियड नंबर से आएगा या फिर ग्रुप नंबर से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। अब पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर वो होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं उस एटम में। जैसे कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेल है, जैसे कि के है, एल है और एम है, अगर ये 3 है तो मतलब ये हो गया कि इसका पीरियड हो जाएगा 3rd। लेकिन अगर इसमें 2 ही है, जैसे कि के और एल है, तो इसका जो पीरियड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। देन फिर इसके बाद में ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करना है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहले जब उसमें 2 से कम इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर रहेगा कि जैसे कि अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, लेकिन अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या करना है, उसमें 10 को ऐड कर देना है, तो वो आ जाएगा उसका ग्रुप नंबर। देन फिर इसके बाद में आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है वैलेंसी। अब वैलेंसी को सिंपल भाषा में समझो कि वैलेंसी वो होती है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करे या फिर लूज करे जिससे कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। आपको तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि जो सोडियम है, अब सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, तो सोडियम की वैलेंसी किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 8 और 1, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो है 1। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले जो कि इम्पॉसिबल है, तो ये क्या कर सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देता है। तो डोनेट करने के बाद में क्या आ जाएगा, इसका मतलब कि एक तरीके से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया यही होती है इसकी वैलेंसी, कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो यहां पर ये होगी इसकी वैलेंसी। देन फिर इसका ट्रेंड क्या रहता है, इसका ट्रेंड ये रहता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो वैलेंसी होती है वो होती है इंक्रीज, 1 से 4 तक इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद में वो डिक्रीज होती है। और जो 0 वैलेंसी होती है वो होती है नोबल गैस की, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है नोबल गैस। और अगर बात करें ग्रुप के अलोंग, तो ग्रुप के अलोंग ये सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आता, ग्रुप के अलोंग वैलेंसी हमेशा सेम रहती है। फिर इसके बाद में आता है मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर वो होता है कि उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कितनी है, कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। वहीं पर अगर नॉन मेटेलिक की बात करें तो लूज की जगह पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गेन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड जाने पर डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारा नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, वो होगा इंक्रीज। तो आपको तो बस मैग्नेटिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर को याद रखना है कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होता है, और अगर हम पीरियड की अलोंग बात करें तो वो होता है डिक्रीज। बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसका उल्टा कर देना, अगर नॉन मैग्नेटिक पूछे तो इसका उल्टा कर देना है। देन फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो अब ये देखिए फिजिक्स का चैप्टर है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें 2 से 4 फॉर्मूलाज है, उनको याद कर लो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है कि
अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि फ्लो होता है एक कंडक्टर में एक यूनिट टाइम टी में, तो इसको हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और 1 एम्पियर को डिफाइन करा जाता है, ये वाला स्टार मार्क करो इसे, ये 1 एम्पियर को डिफाइन करा जाता है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक कूलम्ब चार्ज जब फ्लो होगा 1 सेकेंड में, तो वहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब उसके बाद में एम मीटर जो डिवाइस होती है उसको यूज में लिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन पता करनी है कि किस तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर काम में लिया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है उससे डायरेक्शन को मापा जाता है, मतलब कि डायरेक्शन पता की जाती है। फिर इसके बाद में जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है, और ये जो कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर वो होता है पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होता है। देन फिर इसके बाद में जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ कहता है कि यहाँ पर अगर कोई भी दो पॉइंट हैं ए और बी, और इनके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के अक्रॉस, वो होगा दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर रहेगा, और यहाँ पर R जो है वो होता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि कोई भी एटम है या फिर कोई भी मेटल है वो क्या करता है कि उसकी रेजिस्ट करता है जब उसमें से करंट फ्लो होता है, तो वो होती है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? 3 फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कि वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करते जाओगे, लेंथ इंक्रीज करते जाओ, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, और अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते जाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो होता जाएगा डिक्रीज। ये दोनों हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में जो इसका जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि इसकी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो चौथा फैक्टर है वो है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको चारों के चारों पॉइंट लिख देने। फिर इसके बाद में अगर बात करें जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और यहां पर जो रो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी। तो यहां पर जो रो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। और इसके साथ में ये वाला जो फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो अब देखिए कि जब कभी भी कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, उसकी अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। तो अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मेटल होता है, मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या नहीं होगी? तो इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होगी क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें टेबल की फॉर्म में देकर के रेजिस्टिविटी की वैल्यू देकर के आपसे कंडक्टिविटी पूछी जा सकती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद में आता है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सेम करंट फ्लो करता है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस, और जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस Rn तक, आपको बस सिंपली ऐड करना है। लेकिन अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 से लेकर के जितने भी रेजिस्टेंस है। अब देखिए इसमें गलती क्या होगी, इसमें गलती नहीं होगी, आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, अगर वो आपके गिवन रेजिस्टेंस है, जैसे कि अगर आपका रेजिस्टेंस आ रहा है 2 और उसमें रेजिस्टेंस कोई 2 है ही नहीं, तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी अगर छोटा है तो मतलब आपका सही है। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है किसी एक रेजिस्टेंस से तो वहाँ पर आपका गलत है, तो उसमें एक बार आप ज़रूर से चेक कर लेना। और अगर 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा जाता है पैरेलल में, तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2। यहाँ पर R1 और R2 को क्या करा है, हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। देन फिर इसके बाद में अगर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो, तो उसके लिए सीरीज में कनेक्ट करना है। और जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज होती है हमारे घरों पर, जो लाइट की फिटिंग होती है वो होती है पैरेलल में। अब पैरेलल में इसलिए होती है क्योंकि पैरेलल में जो डिवाइसेस होती है उनको इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं, कि मतलब अगर एक को बंद करेंगे तो पूरा सर्किट बंद नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर सीरीज में बात करें तो एक बार अगर बंद हो गया तो वहां पर सर्किट ओपन हो जाता है और आगे करंट फ्लो नहीं करता। अब इसके बाद में आता है जूल्स हीटिंग लॉ। तो जो जूल्स हीटिंग लॉ है ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी एक कंडक्टर है उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें एक हीट जनरेट होती है। तो उसके कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला फैक्टर है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है I स्क्वायर के, और जो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है और टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो इसे सॉल्व करते तो यहाँ से मिलता है कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और यहाँ पर जो टाइम है वो रहता है सेकेंड्स में। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो अगर हमें हीट निकालने की, कितनी
हीट लॉस हुई, तो वहाँ पर क्या करना है कि टाइम को आपको करना होगा सेकेंड्स में कन्वर्ट। देन फिर इसके बाद में आता है पावर। अब देखिए पावर का फॉर्मूला बहुत आसान है, पावर इज इक्वल टू वी आई रहता है, और यहाँ पर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, और यहाँ पर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है। ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूला हैं, ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इनमें अगर कई जगह पर आई स्क्वायर आर की काम में आएगा और कई जगह पर वी स्क्वायर बाय आर भी काम में आएगा, तो ये तीनों के तीनों आप लोगों को याद होनी चाहिए। याद कर लो कि P इज इक्वल टू वी आई, फिर उसके बाद में अगर याद भी नहीं रख रहे हो तो V इज इक्वल टू आई आर करके इसे सॉल्व कर लेना। ओम्स लॉ लगा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, दोनों याद होने चाहिए। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है कि आप लोगों की पावर इनटू टाइम कर दोगे तो आ जाएगा कि उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो यूनिट होती है वो यही होती है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई, कि उसने कितनी एनर्जी खर्च करी। अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ यूनिट्स लिखे हुए, जैसे कि 1 किलो वाट आवर होता है, वो होता है 10 पावर 3 वॉट होता है। फिर इसके बाद में 1 HP होता है 746 वोट्स होता है। अब इसके बाद में जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, इसलिए होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए अब मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा रीजन होता है कोई भी मैग्नेट के अराउंड जहां पर कि अगर दूसरी मैग्नेट आएगी तो उसको फोर्स फील होगा, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि बताते हैं कि इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी जो एक्टिविटी है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिविटी में क्या करना था कि कार्डबोर्ड लेना था और उसके ऊपर इसके नीचे एक बार मैग्नेट को रखना था और उसके ऊपर आयरन की फिलिंग्स को डालना था। तो जब आयरन की फिलिंग्स को डाला तो ये पता लगा कि ये इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हमने इमेजिन करी हैं, ऐसी दिखती नहीं है पर ये ऐसी लाइंस होती हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से और ये एंड हो जाती हैं साउथ पोल पे। ओरिजिनेट होंगी नॉर्थ पोल से और एंड हो जाएंगी साउथ पोल के ऊपर, और ये नियर पोल्स के पास में ये नियर डेंसर रहेंगी और जो दूर है जैसे कि पोल से अगर दूर जाएंगे तो वहाँ पर रेयरर होती जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पास में है तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स। तो आपको बताना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस। फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट के ऊपर एक इधर से जाएगी और एक इधर से जाएगी। तो यहाँ पर जो कंपास है, कंपास दो डायरेक्शन देगा, एक बार नॉर्थ की तरफ देगा और एक बार फिर उसी जगह पर साउथ में देगा, तो वो हो नहीं सकता। इसीलिए ये कभी भी दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इसके बाद में आता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाना बहुत ही सिंपल है। ये क्या काम आएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना थंब है वो रखना है कि करंट के डायरेक्शन में, कि किस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, और जो आपकी अंगुलियां घूमेंगी वो बताएंगे कि किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देन फिर इसके बाद में आता है भैया जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से कैसा रहेगा। सर्कुलर लूप की वजह से जो होती है मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर रहती है उसके लूप के पास में। जैसे कि अगर ये लूप है तो इसके ये वाला जो पॉइंट है इसके पास में तो रहेगी सर्कुलर, लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे तो क्या होगा कि सर्कल बड़े बड़े बनते जाएंगे, बड़े बड़े, और जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर आते आते थोड़े थोड़े स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। फिर इसके बाद आता है सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड एक डिवाइस होती है जो कि एक प्योरली सर्कुलर सिलेंडर होता है जिसके अंदर की लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वायर के, और उसकी जो रेडियस होती है वो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बाय द बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं इसी तरीके से, वो इसी तरीके से सोलेनोइड में भी ड्रॉ होती हैं। अब इसके बाद में आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ये आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में मोशन होगा। अब ये यहाँ पे जैसे कि अगर बात करें कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में, तो जो फोर फिंगर है, जो आपकी फोर फिंगर है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो बताती है कि डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिर यहाँ पे जो थंब होगा ये आपको बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ रहेगा। फिर इसी तरीके से जो हमारी आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल मोटर। अब इलेक्ट्रिकल मोटर का प्रिंसिपल याद होना चाहिए।
अब इसका प्रिंसिपल इतना सा है कि व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट पास थ्रू इट द फोर्स एक्ट ऑन इट विच रोटेट्स इट कंटिन्यूसली। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर कोई भी एक वायर है जिसमें से अगर करंट पास होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वही काम यहाँ पे होता है कि जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसकी वजह से वो रोटेट करने लग जाती है और कंटिन्यूसली रोटेट करती है। अब इसके बाद में इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, फिर कोई भी कॉइल रहेगी जो कि दो पोल्स के बीच में रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के। अब इसके बाद में आता है कॉम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग। कॉम्यूटेटर वो डिवाइस होती है जो कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करती है और ये एक दो हाफ मेटेलिक रिंग्स होती हैं। देन फिर इसके बाद में आता है भैया नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक सिंपल सा फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है कि जो करंट इंड्यूस करा जाता है, मतलब कि करंट को जनरेट किया जाता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से चेंज करेंगे? एक तरफ मान लीजिए कि ये है हमारा एक इस तरीके से कनेक्टेड है और ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और फिर इसी तरफ ये है। तो अब इसमें हमें जनरेट करना है तो क्या करेंगे? या तो इसको लेकर के दौड़ेंगे ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो, या फिर दूसरे वाले को लेकर के दौड़ेंगे। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करने से करंट को इंड्यूस करना है। तो वही फिनोमिनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसी के लिए फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरफ करंट इंड्यूस होगा उसके लिए आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये बताता है, यहाँ पर फोर फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मिडिल फिंगर बनाती है कि किस तरफ करंट इंड्यूस होगा, और यहाँ पर थंब जो होता है वो होता है मोशन की तरफ। तो ये होते हैं इसके कुछ बेसिक्स हैं कि राइट हैंड थंब रूल किस तरीके से लगाया जाता है। अब उसके बाद में आते हैं बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी के अंदर आएंगे डेफिनेशंस और डायग्राम। डेफिनेशंस हम करते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं डायग्राम्स की भी बताऊंगा कि डायग्राम किस तरीके से करने। अब सबसे पहले आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? जिसमें कि सिंगल पेरेंट होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है फिजन। फिजन क्या होता है? यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, की एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक होकर के नए ऑर्गेनिजम्स को बनाता है, उसी को ही कहा जाता है फिजन। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल है? अमीबा है, इलुग्ना है, और फिर इसके बाद में होता है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है ब्रेकिंग अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर सिंगल होता है मतलब कि यूनिसेलुलर होता है तो उस केस में होता है वो होता है फिजन। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर सिंपल होता है, सिंपल मल्टी सेलुलर होता है तो उस केस में होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है एल्गे। फिर इसके बाद में आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। की अगर जैसे कि ये प्लेनेरिया में क्या होता है कि ये किस तरीके से प्लेनेरिया है और अगर ये तीन पार्ट्स में कट जाता है तो तीनों में नया नया बनता है, तो ये जो होता है वो होता है यहाँ पर रीजनरेशन। अब इसका एक क्वेश्चन है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये क्यों नहीं बनता या फिर उनमें रीजनरेशन क्यों नहीं होता? तो उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलकर के बने होते हैं सेल से। सेल से बनता है टिश्यू, फिर टिश्यू से बनते हैं यहाँ पर ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से जब बनते हैं तो वहाँ पर बनते हैं ऑर्गेनिज्म। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में एक ही टिश्यू से पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इसमें रीजनरेशन नहीं हो सकता। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी जो कहा है इसको नोट डाउन कर लेना। फिर से बोल देता हूँ कि रीजनरेशन अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होगा तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सेल से बनता है टिश्यू, फिर टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। इसीलिए ये यहाँ पर इसमें वो नहीं हो सकता कि इसमें रीजनरेशन नहीं हो सकता। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है बडिंग। अब बडिंग बहुत ही सिंपल है। बडिंग में क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एंड डिटैच, मतलब एक तरीके से बड़ी होती है, एक पेरेंट से छोटी सी बाहर कोई एक बड निकलती है और फिर उसके बाद में डिटैच होती है और कंप्लीटली एक ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाती है, तो वो होता है यहाँ पर बडिंग। लेकिन अगर बात करें वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सी, कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में होता है कि न्यू प्लांट्स ऑब्टेन होता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, की ओल्ड प्लांट्स के पार्ट से, जैसे कि छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके ऊपर ये वाला एग्जांपल गिवन है कि इस तरीके से ग्रो होता है, तो वो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अभी इसी तरीके से आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं? इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली है स्टेमन।
स्टेमन क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, इसमें मैनी नंबर्स में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद में आता है एंथर। एंथर क्या होता है, एक बॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोड्यूस करता है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स और वो एक येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब इसके भी पार्ट्स होते हैं, अब इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, टर्मिनल पार्ट होता है कार्पल का जो कि एक स्टिकी रहेगा और हेल्प करता है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने में। फिर इसके बाद में स्टाइल जो होता है, स्टाइल जो मिडिल पार्ट होता है और ये क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। अब ओवरी क्या करती है, ओवरी का काम होता है कि स्लोवन बॉटम पार्ट होते हैं कार्पेल का, और इसका काम होता है कि ओव्यूल्स को जनरेट करना, कि एग सेल्स को जनरेट करना, वो होता है ओवरी का काम। और इनको कनेक्ट करने वाला होता है वो होता है स्टाइल, और जो स्टिग्मा होता है वो होता है सबसे ऊपर जो कि रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब इसमें अगर बात करें टेस्टिस की, तो जो टेस्टिस होती हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आउटसाइड द बॉडी इन ए स्क्रोटम, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको लिखना है कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके बाद में जो बैलेंस हार्मोन का और एक और काम होता है कि हार्मोन को बैलेंस करती हैं प्यूबर्टी के टाइम पर मेल्स में। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वास्ट डिफरेंसेस। अब ये इसका काम होता है कि स्पर्म को डिलीवर करता है, कि ये टेस्टिस से स्पर्म को उठाएगा और फिर ये डिलीवर करता है। और यहाँ पर ये रियो यूनिट्स होता है किसके साथ में, ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूनाइनरी ब्लैडर। फिर इसके बाद में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है कि एक सीक्रेट फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड को सीक्रेट करता है जिससे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म है वो आसान हो जाए। फिर इसके बाद में आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम वो होता है एक स्मॉल पाउच होता है जिसके अंदर की टेस्टिस होती हैं। फिर इसके बाद आता है पेनिस। पेनिस क्या होता है कि एक एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन होता है जो कि हेल्प करता है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू ए वेजाइना ड्यूरिंग कोपुलेशन। देन फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है ओवरीज। अब ओवरीज का काम क्या होता है, ओवरीज का काम होता है यहाँ पर पेयर्ड होती हैं, ओवल शेप में होती हैं, इनका काम होता है एग सेल्स को जनरेट करना। तो इनका काम होता है एग सेल को जनरेट करना। अब ये कहाँ पर होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है, नियर किडनी, किडनी के पास में होती है। और जो टेस्टिस होती हैं वो क्या होती है, आउटसाइड द बॉडी होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ही वो होती हैं। फिर इसके बाद आता है ओविडक्ट। अब ओविडक्ट क्या होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जो कि क्या करता है कि एग को कैरी करता है ओवरी से लेकर के यूट्रस तक, और यही वो साइट होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद आता है यूट्रस। क्या होता है भैया, यूट्रस एक होलो पियर्ड शेप बैग होता है जो कि यहाँ पर, जिसमें क्या होता है कि आप लोगों को ग्रोथ ऑफ फीटस होता है, ग्रोथ ऑफ फीटस होती है यहाँ पर यूट्रस में। फिर इसके बाद में वेजाइना आता है। वेजाइना क्या होता है कि रिसीव्स अ स्पर्म फ्रॉम मेल पार्टनर, और यहाँ पर ये बर्थ कैनाल की तरह भी काम, मतलब कि बर्थ सर्व एज ए बर्थ कैनाल। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स एक लोअर और नैरोअर पोर्शन होता है यूट्रस का जो कि ओपन होता है वेजाइना में। फिर इसके बाद में आता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। अब इसके तीन मेथड है। सबसे पहला है बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और यहाँ पर सर्जिकल मेथड। तो यहाँ पर अगर बात करें बैरियर मेथड की, ये फिजिकल बैरियर यूज में लिए जाते हैं जिससे कि क्या होता है कि जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुँच पाएगा, और जब एग तक नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये है बैरियर मेथड। इसमें जैसे कि फिजिकली कॉपर टी लगा दिया जाता है, फिर डायफ्राम लगा दिया जाता है जिससे कि जो स्पर्म है वो एग तक ना पहुँच पाए। फिर अगर बात करें केमिकल मेथड की, तो केमिकल मेथड में क्या होता है कि पिल्स ली जाती हैं जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को हटा दिया जाए। अब इसके बाद में आता है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जो स्पर्म है, स्पर्म को ही अगर हम ट्रेवल करने से रोक दें तो आगे आएगा नहीं स्पर्म, और जब स्पर्म नहीं आएगा तो यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उसी केस में क्या होता है कि वास्ट डिफरेंसेस को जब ब्लॉक कर दे तो स्पर्म नहीं आएगा, स्पर्म आगे डिलीवर नहीं होगा, तो एक जगह पर ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एग नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये दोनों सर्जिकल मेथड होते हैं जिनसे कि इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब उसके बाद में आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब हेरिडिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन याद रखना कि मेंडल एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वन ऑफ द डोमिनेंट विच मीन्स दैट इट अपीयर्स इन द हाइब्रिड व्हाइल अदर इज रिसेसिव। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी दो कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव, तो जो अगर जनरेट हो रहा है, मतलब कि अगर कोई जनरेशन
में दिख रहा है तो वो जो दिख रहा है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं दिख रहा है उसको बोलते हैं रिसेसिव। देन फिर इसके बाद में आते हैं, इसका डायग्राम जरूर से याद रखना कि टॉल पी प्लांट्स हैं, फिर इसके बाद में F1 जनरेशन किस तरीके से फॉर्म हो रही है, फिर इसके बाद जो F2 जनरेशन है उसका फॉर्मेशन भी आपको याद होना चाहिए, और इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशो क्या होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो क्या आता है एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड्स। जो एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, जो कि हम बाहर आके सीखते हैं कि आउटसाइड द बॉडी, जिसका पेरेंट्स से कोई लिंक नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई लिंक नहीं है, डीएनए से कोई लिंक नहीं है, वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, और ये जो होते हैं बाहर आकर के सीखे जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर है कि आप स्पीकिंग करना सीख रहे हैं, प्लेइंग करना सीख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर आप एक बहुत ही बड़े मल्टी बिलियनर बनते हैं, मिलीनियर बनते हैं, तो वो जो भी होता है वो क्या होता है कि आप बाहर आके जो भी चीज सीखते हो वो आते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स में। फिर इसके बाद में आता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल के, और ये जो होते हैं जैसे कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, हेयर कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, ये सब आपके पेरेंट्स से मैच करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पे कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, कि यही पेयर डिसाइड करता है कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मेल के पास में जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल के पास में जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जब एग फर्टिलाइज होता है, तो 4 कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन ये बनती है कि एक तो एक्स एक्स के साथ में मिल जाए, तो जब एक्स एक्स के साथ में मिलता है तो यहाँ पर क्या मिलेगी, गर्ल मिलेगी, और अगर वहीं पर ही फिर से एक्स एक्स के साथ में मिल जाए तो यहाँ पर गर्ल बनेगी। लेकिन अगर वाई हो जाए तो यहाँ पर वाई के साथ में एक बार एक्स मिलेगा, फिर इसके बाद में वाई के साथ में यहाँ पर एक बार एक्स मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई और एक्स एक्स 2 हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें जो 2 गर्ल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 50% चांसेस होते हैं कि गर्ल होगी, 50% चांसेस होते हैं कि बॉय होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड, तो आपको उसमें ये वाला डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद में आता है अवर इन्वायरमेंट की तरफ। तो अवर इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 10% लॉ। अब 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, एंड द रिमेनिंग जो 90% एनर्जी है वो लाइफ प्रोसेस में काम में ले ली जाती है, जिसके अंदर कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो भी काम्स हैं वो सब कुछ इसमें लाइफ प्रोसेस में 90% ऑफ एनर्जी खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे है कि इसमें प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अगर x किलो जूल एनर्जी होती है वो कि प्राइमरी कंज्यूमर को ट्रांसफर होती है, तो उससे जो सेकेंडरी कंज्यूमर को होगी वो कि x/10 किलो जूल, और यहाँ पर इससे जो सेकेंडरी से टर्शियरी की तरफ जो जाएगी वो जाएगी x/100 किलो जूल। तो आपको एग्जाम के अंदर अगर बोल दिया जाए कि अगर 1000 किलो जूल एनर्जी वो जनरेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाले के पास में क्या जाएगी, तो आपको डिवाइड बाय 10 कर देना है कि उसके पास में तो 100 किलो जूल जाएगी, फिर उसके आगे वाले के पास में 10 जाएगी, और उससे आगे वाले के पास में तो बस 1 ही किलो जूल एनर्जी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसकी डेफिनेशन की द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विद द एवरी नेक्स्ट टॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, एंड दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इसके बाद में आता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आपको जरूर से याद रखना है कि ओजोन लेयर क्या होती है और इसकी फॉर्मेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करें ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जो कि सनलाइट से आती है उनको एब्जॉर्ब करती है, और जो इससे मतलब कि जो यूवी रेज होती हैं उनसे कौन सी डिजीज होती है, इनसे 3 से 4 तरीके की डिजीज होती है। सबसे पहली होती है कि स्किन कैंसर, फिर कैटरेक्ट होता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये होती हैं हेल्थ हैजार्डस, जो कि यूवी रेज की वजह से होते हैं, जो कि ओजोन इनसे प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट है कि किस तरीके से होता है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसको यूवी रेज, हाईली जो यूवी रेज होती हैं वो क्या करती हैं, उसको स्प्लिट करती हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में। फिर इसके बाद में ये जो एटम होता है ये करता है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन, और फिर ये बनाता है ओजोन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से बन जाता है ओजोन। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करिएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत ही आसान पेपर रहेगा, अच्छे से पेपर करके आना। बेस्ट ऑफ लक अगेन।